आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EM wave in free space, means how EM wave is propagated and what are the properties associated with EM wave in free space. Now the Maxwell's equations in general form are divergence of E is equal to rho by epsilon. This is first. Divergence of H, this is 0. This is equation number 2. Curl of E is equal to minus dV by dt, equation number 3. And curl of H is equal to J plus dd by dt. तो ये चार मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं जो जनरल फॉर्म में लिखे गए। अब हमें फ्री स्पेस के लिए लिखना है, तो फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो प्रॉपर्टीज है, फ्री स्पेस में चार्ज डेंसिटी 0 होगा, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि एप्सिलॉन आर जो है वो 1 के बराबर होगा। ऐसे ही म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 होगी। साथ ही साथ करंट डेंसिटी की वैल्यू J 0 होगी, और अगर J की वैल्यू 0 है तो दिस इम्प्लाई दैट सिग्मा की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू भी 0 होगी। अतः अब अगर हम इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को अगर हम फ्री स्पेस के लिए लिखें तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस, thus मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस आर, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. डाइवर्जेंस ऑफ H इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 6. कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू 0 dH बाई dt, ये 6-7 नंबर. और कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 dE बाई dt, ये 8 नंबर हो गया। यह समझने वाली चीज़ है कि d की वैल्यू, d इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और d का वैल्यू होगा एप्सिलॉन इंटू ई होता है। तो चूँकि एप्सिलॉन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो इसलिए d को हम लोग लिख सकते हैं या लिखे हैं हम लोग एप्सिलॉन 0 इंटू ई, और वैसे ही b को हम लोगों ने लिखा है म्यू 0 इंटू एच। एक्चुअली b इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, चूँकि म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर है, इसलिए हमने b की जगह पर म्यू नॉट एच की वैल्यू को लिखा हुआ है। तो इक्वेशन 5 से लेकर इक्वेशन 8 तक जो है हमें फ्री स्पेस के लिए मैक्सवेल्स इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब हम लोग इन मैक्सवेल्स इक्वेशन, चूँकि ये सभी की सभी डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इनका कुछ सोल्यूशन भी होता होगा, और सोल्यूशन होगा तो उससे हम बाकी सभी E और H की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। अभी हमें इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को अगर कोई बताए कि आप इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख करके दिखाओ, वेव वेक्टर के फॉर्म में लिख करके दिखाओ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यदि हमें मैक्सवेल्स इक्वेशंस को एल्जेब्रिक फॉर्म में या वेव वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हमें एक काम करना होगा कि डेल वेक्टर ऑपरेटर देख रहे हो, इसको IK से रिप्लेस करना पड़ेगा, और d बाई dt को हमें माइनस ऑफ आई ओमेगा से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा करते हैं, या k क्या है? k इज़ द वेव वेक्टर हियर, k इज़ द वेव वेक्टर, ये मॉड ऑफ k और ईटा कैप के बराबर होगा। ईटा कैप क्या है? डायरेक्ट यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और k की मॉड ऑफ k की वैल्यू क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव। तो अब अगर हम इस रिप्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करें इक्वेशन 5 से लेकर के इक्वेशन 8 में,
तो हमारे पास अब इक्वेशंस हो जाएंगे एल्जेब्रिक फॉर्म में। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव वेक्टर के। अब इसको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे आई के डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाई दैट के डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर हो गया 9। इसके बाद आई के डॉट एच इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इक्वेशन हो जाएगा के डॉट एच इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। नेक्स्ट आई के क्रॉस ई, दिस इज माइनस ऑफ म्यू नॉट माइनस ऑफ आई ओमेगा एच। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, के क्रॉस ई इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच। ये हो गया 11 नंबर। एंड फाइनल आई के क्रॉस एच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ आई ओमेगा वेक्टर ई। दिस इम्प्लाई दैट के क्रॉस एच इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ई। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 12। अब हमने इक्वेशन 9 से लेकर इक्वेशन 12 लिखा हुआ है, वह वेव वेक्टर फॉर्म या एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा गया है मैक्सवेल्स इक्वेशंस को फ्री स्पेस में। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं, तो इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि के वेक्टर जो है वो फील्ड वेक्टर ई और एच के दोनों के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि के डॉट प्रोडक्ट, के का डॉट प्रोडक्ट ई के साथ जीरो दे रहा है, के का डॉट प्रोडक्ट एच के साथ जीरो दे रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो होता है इसका मतलब दोनों वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से के भी परपेंडिकुलर होगा ई और एच दोनों के। सो इक्वेशन 9 एंड 10 कंक्लूड्स दैट के इज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड एच। बट व्हाट अबाउट द फील्ड वेक्टर ई एंड एच? ई और एच में क्या रिलेशन है? तो इसके लिए इक्वेशन 11 पाते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फील्ड वेक्टर के और ई से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर एच है। इसका मतलब ये होता है कि एच इज परपेंडिकुलर टू द ई। तो इस तरह से इक्वेशन 9 से 11 को मैं मिलाता हूँ तो हमारे पास जो कंक्लूजन हो जाता है वह यह है कि द फील्ड वेक्टर्स E, H and K are mutually perpendicular। फील्ड वेक्टर E, H, K एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए अब ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग EM वेव का फ्री स्पेस में स्पीड देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो अभी जैसा आपने इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 और 8 को देखा, ये क्या है, मैक्सवेल्स ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 7 का हम कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। तो हम लोग इक्वेशन 7 का कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो इक्वेशन 7 का जब कर लेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, कर्ल ऑफ फील्ड वेक्टर ई, और दिस विल बी रिटेन लाइक माइनस म्यू ज़ीरो डी बाई डी टी कर्ल ऑफ एच। अब हमने क्या किया कि कर लेने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर इस इक्वेशन को चाहे तो हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे सिंपल वे में। जैसे कि हमें कोई अभी जिसे कहा जाए कि हम इसको सीधे सॉल्व करने के तरीके से लिखिए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, कर्ल ऑफ माइनस म्यू नॉट डी एच बाई डी टी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इसी को अभी हम लिखेंगे, बताएंगे कैसे हुआ ये। तो चूंकि जो डेल ऑपरेटर देख रहे हो, दिस इज द स्पेस ऑपरेटर, मतलब एक्स वाई जेड पर ये डिपेंड करता है, आर थीटा फाई पर डिपेंड करता है, आर थीटा जेड पर डिपेंड करता है, मीन्स स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। जबकि डी बाई डी टी क्या टाइम कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये दोनों के दोनों मतलब टाइम कोऑर्डिनेट और स्पेस कोऑर्डिनेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दैट्स वाई एच को पहले आप टी के टर्म में करो, देन डेल के टर्म में करो, या एच को पहले डेरिवेट कर लो डेल के टर्म में, देन टी को ऑपरेट करो, दोनों का मतलब एक ही आएगा। और अगर ऐसा है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस म्यू नॉट डी बाई ऑफ डी टी कर्ल ऑफ एच। और इस तरह से लिखने से
हमें एक फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि हमारे पास कर्ल ऑफ एच की वैल्यू है, इसलिए हम इंटरेस्टेड हैं इसमें लिखने के लिए। अब लेफ्ट साइड को देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हो, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई एंड फाइनली माइनस म्यू नॉट डी बाई डी टी कर्ल ऑफ एच। तो अब देखिए इक्वेशन अगर हम लोग 5 को देखते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ई 0 है, और इक्वेशन 8 में दिया गया है कर्ल ऑफ एच इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी बाई डी टी। तो अगर इन दोनों को यहाँ रिप्लेस कर दिया जाए तो पहला चीज़ तो ये तो अब 0 होने जा रहा है, यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई, दिस इज माइनस म्यू नॉट डी बाई डी टी, और यहाँ से मिल जाएगा हमें कर्ल ऑफ एच इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी ई बाई डी टी। फाइनली हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर ई, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई बाई डी टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 13। तो मैंने क्या लिया, मैंने इक्वेशन नंबर 7 का कर लिया और देन उसमें हमने इक्वेशन 5 और 8 को यूज किया। सिमिलरली if we consider curl of equation 8 and then using equation 6 and 7 we have, अब हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमें डेल स्क्वायर एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 14। तो इक्वेशन 13 और इक्वेशन 14 अगर इन दोनों को देखें तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का शेप, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक जैसे, बस अंतर यह है कि एक जगह फील्ड वेक्टर ई है, एक जगह फील्ड वेक्टर एच है। तो जनरल सॉल्यूशन भी इसका एक सिमिलर होगा, बस फील्ड वेक्टर ई और एच का डिफरेंस होगा केवल। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन भी नहीं लिखते हैं, हम लोग इस जनरल वेव इक्वेशन है ये वेव प्रोपगेशन के लिए। तो यदि हम लोग एक स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को लिखते हैं, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को लिखते हैं अगर, तो वो क्या स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपान वी स्क्वायर डी टू साई अपान डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर v क्या है यहाँ पर, तो दिस इज द फेज वेलोसिटी, मीन्स द वेलोसिटी विथ विच वेव इज एडवांसिंग इन द मीडियम, वेव इज प्रोपगेटिंग इन द मीडियम। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, अगर इक्वेशन 15 बना लेते हैं तो 15 का कंपेयर करते हैं इक्वेशन 13 एंड 14 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो अनकंपेयरिंग इक्वेशन 13 एंड 14 विथ 15 वी है, देन हमारे पास हो जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दिस इम्प्लाई दैट v इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जो v का डायमेंशन क्या वेलोसिटी का है, और अब अगर इसको हम लोग ये कहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि फ्री स्पेस में EM वेव जो है इतने स्पीड से प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, अब इसका जरा मैग्नीट्यूड को भी देख लें क्या आता है, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 अपान 4 पाई, और 4 पाई का तब मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब अगर म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू को देखें तो कितना 10 की पावर -7 आता है, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 अपान 9 10 की पावर 9 आता है।
अगर इस वैल्यू को सॉल्व कर लें तो यह वैल्यू किसके बराबर आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से फ्री स्पेस में ईएम वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका मतलब हुआ फ्री स्पेस में ईएम वेव की स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड होती है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेव इम्पिडेंस। वेव इम्पिडेंस क्या होता है, तो वेव इम्पिडेंस का मतलब कि यदि यम वेव फ्री स्पेस में मूव कर रही है, फ्री स्पेस में प्रोपेगेट कर रही है, देन what will be the resistance offered by free space over EM wave, that will be calculated in terms of wave impedance। अब इस वेव इम्पिडेंस को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वेव इम्पिडेंस लिखने के लिए हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए वेव वेक्टर के फॉर्म में। जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखा था हम उसको यूज़ करेंगे और बताएंगे। तो वेव इक्वेशन को हमने जब मैक्सवेल वेव इक्वेशंस को हमने वेव वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, वो इक्वेशन क्या था, तो एक इक्वेशन था k क्रॉस E, दिस इज μ0 ओमेगा h, और दूसरा इक्वेशन था k क्रॉस h, दिस इज एप्सिलॉन 0 माइनस ओमेगा E। ये इक्वेशंस थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, केवल इसका स्केलर फॉर्म लेते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जिस मैग्नीट्यूड मिलता है, तो हम लोग को केवल इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के ई, और इसको हम लोग लिखेंगे μ0 ओमेगा h, और अपान कर देते हैं के एच से, तो इधर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ओमेगा ई। और इसी चीज़ को बताने के लिए ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, इसी चीज़ को बताने के लिए हम लोग E/h माड ले लेते हैं और इसका स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आएगा μ0/ε0। तो फाइनली E/h को अगर लिखा जाए तो दिस इज इक्वल टू μ0/ε0, और इसको हम लोग अगर इसका डायमेंशन देखें तो इसका डायमेंशन ही रेजिस्टेंस का आता है, और चूंकि यह रेजिस्टेंस फ्री स्पेस में है तो इसको Z0 से दिखाते हैं। तो दिस इज, तो हियर the value of Z0 means after putting the value of μ0 and ε0, what we get for Z0 is 377, approximately 377 ohm or 120 pi ohm। ये वैल्यू मिलता है हमें 120 पाई ओम या 377, एक्चुअली 376.6 ओम आता है, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 377 ओम बता दिया है ना, या 120 पाई ओम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वेव इम्पिडेंस हियर बता दें इस चीज़ को कि Z0 इज वेव इम्पिडेंस इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया अभी तक स्पीड ऑफ ईएम वेव और वेव इम्पिडेंस ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है एनर्जी डेंसिटी के लिए, तो आगे बढ़ते हैं इससे। The electrostatic energy density, UE is equal to 1/2 epsilon 0 E square। Similarly, the magnetostatic energy density, this is what UM is equal to 1/2 μ0 h square,
तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो देन फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी टू द मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। अगर इसको लिखा जाए तो 1/2 इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई 1/2 म्यू जीरो एच स्क्वायर, म्यू जीरो एच स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये इप्सिलॉन 0 बाई म्यू जीरो एक साथ, और नेक्स्ट है ई बाई एच स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने ई बाई एच का वैल्यू बताया था, ये वेव इम्पिडेंस था, और ये वैल्यू कितना था, ई बाई एच की वैल्यू अंडर रूट म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट था, तो ई बाई एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यू ई बाई यू एम इक्वल टू इप्सिलॉन 0 बाई म्यू ज़ीरो, और ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो बाई इप्सिलॉन 0। दिस इम्प्लाई दैट यू ई अपान यू एम दिस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ यहाँ से, मतलब ये हुआ कि यू ई इज इक्वल टू यू एम। सो इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। Then the total energy density, then the total energy density, total energy density क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी डेंसिटी को यू से लिखेंगे, यू ई प्लस यू एम है, और चूंकि यहाँ पर बताया गया है ऐसा कि यू ई इक्वल है यू एम के, तो दिस इम्प्लाई दैट 2 ऑफ यू ई इक्वल टू 2 ऑफ यू एम। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी डेंसिटी इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आर यू इक्वल टू म्यू नॉट एच स्क्वायर, इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमने टोटल एनर्जी डेंसिटी निकाल लिया। अब हम अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हैं, दस द एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज ऑफ total energy density what, तो U एवरेज निकालने जा रहे हैं, एवरेज ऑफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हो, तो इप्सिलॉन 0 को बाहर कर लिया, ई स्क्वायर, और इसका एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो ई का केवल रियल पार्ट लोगे, उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग इस वैल्यू को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसके लेक्चर्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई जीरो स्क्वायर बाई 2, और हम लोग ऐसा जानते हैं कि ई ज़ीरो बाई अंडर रूट 2 को हम लोग लिखते हैं ई आर एम एस। तो अगर ऐसा है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एवरेज ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 ई आर एम एस स्क्वायर। तो ये हमारी एक फाइंडिंग है कि the average value of total energy density is equal to epsilon 0 into ERMS square। ERMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ फील्ड वेक्टर E। तो मीन्स टोटल एनर्जी डेंसिटी का जो एवरेज होगा वह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ E के स्क्वायर का epsilon 0 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारी एक फाइंडिंग हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ निकालना चाहते हैं हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर की। व्हाट इज़ द पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से लिखते हैं, और ये वैल्यू होता है ई क्रॉस एच। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली बताता क्या है कि वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में, मतलब ईएम वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन के 1 यूनिट एरिया के से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पास कर रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर एस, है ना। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्चुअली में ये पावर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो गया, और चूंकि यह पर यूनिट एरिया पर लिया जा रहा है तो ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह पावर फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हमारे पास एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच है। अब एस की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, और देन इसका हमें एवरेज भी फाइंड आउट करना है, और फिर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी से। तो यहाँ से एवरेज फाइंड आउट करने से पहले तो हम लोग इसको सॉल्व भी करें। तो हमारे पास ये वैल्यू है कि के क्रॉस ई की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया हुआ है म्यू ज़ीरो ओमेगा एच, है कि नहीं। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या बनता है, तो दैट इज़ के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा,
तो इस h की वैल्यू को इस जगह पर रख लेते हैं। तो अब यस क्या लिख सकते हो, ई क्रॉस के क्रॉस ई अपॉन म्यू नॉट ओमेगा। तो दिस इम्प्लाई दैट वेक्टर एस इज व्हाट 1 बाई म्यू ज़ीरो ओमेगा ई क्रॉस के क्रॉस ई। तो यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए फार्मूला यूज करेंगे तो एस वेक्टर इज व्हाट 1 बाई म्यू ज़ीरो इंटू ओमेगा। और यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो ई डॉट ई इंटू वेक्टर के माइनस के डॉट ई इंटू ई। और अभी हम लोग ये जानते हैं कि के डॉट ई की वैल्यू एल्जेब्रिक फॉर्म में था, ये जीरो हमने प्रूफ किया हुआ है, और ई डॉट ई को हम लोग लिख सकते हैं सिंपली ई स्क्वायर। तो इस तरह से पॉइंटिंग वेक्टर एस का जो वैल्यू होगा दैट इज म्यू ज़ीरो ओमेगा ई स्क्वायर इंटू वेक्टर ऑफ के। ये मैग्नीट्यूड मैंने केवल लिखा है ना। तो इस तरह से कह सकते हो कि के की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर के की डायरेक्शन में ही है, और सिंस हम लोग के की वेक्टर को के वेक्टर को लिखे हैं के इंटू ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वे वेक्टर के, सो वी कैन राइट एस एज 1 बाई म्यू ज़ीरो ओमेगा ई स्क्वायर के ईटा कैप। और ओमेगा बाई के को हम लोग फेज वेलोसिटी कहते हैं, और चूंकि ईएम वेव फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट कर रही है, सी से प्रोपेगेट कर रही है, तो इस पूरे को ओमेगा बाई के फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि 1 बाई म्यू ज़ीरो ओमेगा बाई के इंटू ई स्क्वायर ईटा कैप। दिस इम्प्लाई दैट एस इज इक्वल टू 1 बाई म्यू ज़ीरो इंटू सी ई स्क्वायर ईटा कैप। यह वेक्टर एस की वैल्यू हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो वेक्टर एस की वैल्यू को लिख लिया मैंने। हमने न्यूमरेटर में एप्सिलॉन जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा ऐसा। यहाँ पर ऑलरेडी सी है और ई स्क्वायर ईटा कैप। अब यहाँ से देखिए 1 बाई म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन जीरो को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस वी नो दैट म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन जीरो दिस इज सी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर आएगा, एक सी से कैंसिल होगा, तो वेक्टर एस की वैल्यू जो है वह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन जीरो सी इंटू ई स्क्वायर ईटा कैप। तो दिस इज द वेक्टर एस। यह आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया इसको प्रूफ करने के लिए, तो यह प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज के लिए तो फिलहाल वेक्टर साइन का मतलब क्या है कि ये तो पहले मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, एस की डायरेक्शन किधर है, ईटा कैप की डायरेक्शन में, ईटा कैप किधर था, तो वे वेक्टर के डायरेक्शन में था। तो इस तरह से पॉइंटिंग वेक्टर क्या बता रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, पावर फ्लक्स को बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ के एनर्जी के टर्म में ही वे वेक्टर के डायरेक्शन में। तो अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं केवल, एंड दैट इज एप्सिलॉन जीरो सी इंटू ई स्क्वायर। तो अब इसके एवरेज को क्या लिखेंगे, तो एस एवरेज क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो सी और इंटू ई स्क्वायर का एवरेज। और हम लोग ऐसा जानते हैं कि ई स्क्वायर का जो एवरेज होता है दैट इज ई जीरो स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, एवरेज ऑफ एस इज व्हाट एप्सिलॉन जीरो सी इंटू ई जीरो स्क्वायर बाई 2। और ऐसा हम लोग यह भी जानते हैं कि ई जीरो बाई रूट 2 को ई आर एम एस कहते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग एस को बता सकते हैं कि एवरेज ऑफ एस इज नथिंग बट एप्सिलॉन जीरो सी ई आर एम एस स्क्वायर। तो अभी इसके पहले के टॉपिक में मैंने देखा था टोटल एनर्जी डेंसिटी का एवरेज, और वह क्या था, एप्सिलॉन जीरो ई आर एम एस स्क्वायर। और अभी मैं प्रूफ कर लिया कि एस का जो एवरेज वैल्यू है एप्सिलॉन जीरो सी इंटू ई आर एम एस स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाई दैट द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टू द टोटल एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट एप्सिलॉन जीरो सी ई आर एम एस स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ई आर एम एस स्क्वायर। ये इसे कैंसिल, तो क्या आया, यहाँ से आया
एवरेज ऑफ एस अपॉन एवरेज ऑफ यू, दिस इज इक्वल टू सी, मीन्स एवरेज ऑफ एस इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ यू। यह भी एक आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत से कंपटीशंस में भी इसको पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से, इस तरीके से हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर को फाइंड आउट किया। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में क्या क्या स्टडी किए कि मैक्सवेल्स इक्वेशंस को फ्री स्पेस में कैसे लिखते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन को लिखने के बाद हम फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ ईएम वेव को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन वेव इम्पिडेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन एनर्जी डेंसिटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन होगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा, उसका टोटल एनर्जी डेंसिटी के साथ क्या रेशियो होगा। इन सभी बातों को हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो